वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सॉकेर्स मैजिक ऑफ आर्ट एंड रियल टैलेंट यानी स्मार्ट में। और हम लेकर आए हैं हमारे चैनल की पहली वीडियो जिसमें हम जानकारी देंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि लखनऊ के बारे में, इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इतिहास, यहाँ की कुछ खास स्थान के बारे में। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब भारत गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था। नहीं, दरअसल ये बात उससे कई और युगों पहले की है। रुकिए, मैं शुरू करता हूँ। आज जिस नाम से हम उत्तर प्रदेश की राजधानी को जानते हैं और जो पहचान नवाबों के शहर के नाम से आज सभी लोगों के सामने आती है, दरअसल इसका इतिहास काफ़ी पुराना है जिसके बारे में जानने वालों की संख्या काफ़ी कम है। उत्तर प्रदेश में राजधानी जिसे हम आज लखनऊ के नाम से जानते हैं और जो हमें लगता है कि शहर मुगलों द्वारा बसाया गया था, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है क्योंकि लखनऊ का इतिहास तब से है जब से गोमती नदी यहाँ उपस्थित है। पहले ये आध्यात्मिक एवं पौराणिक स्थल था जहाँ कई ऋषि मुनि इस गोमती तट के किनारे निवास करते थे, वह साधना में रत रहते थे। इसे बसाने का कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय भाई लक्ष्मण जी द्वारा किया गया था। दरअसल जब लक्ष्मण जी सीता जी को वन छोड़कर वापस आ रहे थे, ये उसी बीच की बात है, तब उन्होंने गोमती नदी के किनारे एक सिद्ध शिवलिंग की स्थापना की थी जो आज मनकामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने वहीं के ऋषि मुनियों से भेंट की और उनकी साधना और धार्मिक उपासना वगैरह को देखकर बहुत खुश हुए और अयोध्या में जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से वहाँ के लोगों को, ऋषि मुनियों के धार्मिक स्थल के उत्कर्ष के लिए आग्रह किया। तो भगवान श्री राम वो ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि वहाँ जाकर वहाँ के लोगों का संरक्षण और विकास कार्य सौंपा जाए। इसी कारण इस नगरी का नाम लक्ष्मणपुरी बस पड़ा क्योंकि लक्ष्मण जी द्वारा ये नगरी बसाई गई थी सबसे पहली बार। इसके बाद कई वर्षों के बाद जब युग बदले, वर्ष बदले, यहाँ के निवासी बदले, तो इस नगरी का विकास और उत्थान क्रमशः होता चला गया। बाद में एक समय आया जब इसका नाम लखनवती पड़ा और जब मुगल नवाब यहाँ आए तो उन्होंने अंत में नाम बदलकर लखनऊ रख दिया और तब से इसका नाम लखनऊ है और ये लोगों के बीच में प्रचलित है। अब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को और तभी ये लखनऊ भी अपना आज़ाद हुआ। तो इस नगर को उस समय 17वीं सबसे तेज विकास करने वाले शहर के नाम में शुमार किया गया और विश्व के 74वें स्थान पर इसका नाम शामिल हुआ। इस शहर को 2 और नामों से संबोधित किया जाता है, एक सिटी ऑफ नवाब जो कि सब जानते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और दूसरा है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत कम लोग जानते हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ की प्रचलित भाषाएं हिंदी, उर्दू, अवधी भी है और अवधी तो फेमस है क्योंकि ये अवध का क्षेत्र है और प्रमुख क्षेत्र है, अंग्रेजी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध लखनऊ सबसे बड़ा शहर उत्तर प्रदेश का और देश का 11वां सबसे प्रसिद्ध शहर माना जाता है जिसकी जनसंख्या लगभग 28 से 30 लाख के करीब है। अब आइए आते हैं लखनऊ के कुछ प्रसिद्ध स्मारकों और उनके तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें प्लीज़। ये बात उस समय की है जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन की नींव सन 1914 में सर हॉर्निमैन के द्वारा रखी गई, जिसको बनाने में उन्हें 9 साल का कीमती वक्त लगा और ये बेहतरीन स्मारक जाकर तैयार हुआ सन 1923 में, जिसके पीछे की कारीगरी का बेशकीमती योगदान रहा एक प्रतिभाशाली सलाहकार अभियंता यानी एक कंसल्टिंग इंजीनियर श्री चौबे मुक्त प्रसाद जी का, जिन्होंने इसका प्रमुख ढांचा यानी डिजाइन लैंड ब्राउन और हुलेट के साथ मिलकर तैयार किया था और अंत में 1923 में ये बेहतरीन नमूना लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के रूप में लखनऊ में शोभायमान है। चलिए आइए बढ़ते हैं लखनऊ के एक प्रमुख और खास इलाके की तरफ जिसका नाम कैसर बाग है और जिसे वाजिद अली शाह, जो कि अवध का आखिरी नवाब रहा है, इसने बनवाया था। और केसर बाग में एक प्रमुख परिवहन केंद्र है और प्राचीन समय से ही लोगों के आवागमन का ये केंद्र रहा है और एक प्राचीन बस अड्डा जो है यहाँ स्थित है। लखनऊ का इतिहास बहुत पुराना है और इसके इतिहास की पहली कड़ी ना तो कोई मुगल शासक है और ना ही कोई अंग्रेज शासक। इसका इतिहास त्रेता युग से प्राप्त होता है जिसकी एकमात्र साक्षी पवित्र गोमती नदी, जिसे हम गोमा भी कहते हैं। लखनऊ में स्थित सबसे प्राचीन पौराणिक व आध्यात्मिक नदी जिसे सभी लोग गोमती नदी के नाम से जानते हैं, यह गंगा नदी की उपनदी भी है। सनातन पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ की पुत्री है गोमती
और भगवत पुराण के अनुसार गोमती नदी बहुत श्रेष्ठ व पवित्र नदी है, अतः कुछ अनमोल गोमती चक्र इस नदी से प्राप्त होते हुए देखे गए। यह 960 किलोमीटर लंबी और आखिरी में जाकर सैदपुर कैथी में मिलती है, गंगा जी में, जो बनारस से 27 किलोमीटर आगे। और एकादशी के पावन अवसर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें स्नान करने से मनुष्यों के कई पापों को नष्ट करने की ताकत इस पवित्र नदी में व्याप्त है। और कई युगों से, वर्षों कहना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, कई युगों से ये लखनऊ की शोभा को बढ़ा रही है। धार्मिक और पौराणिक इतिहास से संबद्ध इस नगरी के प्राचीन देवालयों में शुमार एक सिद्ध शिव मंदिर है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस सिद्ध शिव मंदिर में भक्तों द्वारा मांगी गए हर वो मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करते हैं, जिस कारण से इन्हें मनकामेश्वर कहा जाता है। इसकी विशेषता इसके प्राचीन इतिहास को सिद्ध करती है। यह बात तब की है जब त्रेता युग में लक्ष्मण जी मां सीता को वन छोड़कर लौट रहे थे। तब इस भूमि पर गोमती नदी के किनारे उन्होंने इस विशिष्ट शिवलिंग की स्थापना की और इसका विधिवत पूजन किया। इस मंदिर की विशेषता, इसके अंदर निर्मित शिवालय के 3.5 फीट के घेरे के अंदर लगभग 1.5 फीट ऊंचा रजत पदार्थ से निर्मित एक भव्य शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह मंदिर 50 से 60 फीट ऊंचा है। बहुत वर्षों पूर्व एक महंत की मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाने के कारण इस मंदिर का नाम मनकामेश्वर पड़ा और तब से यह मंदिर यहाँ के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज का लखनऊ जो अपनी आधुनिकता और उत्तर प्रदेश की राजधानी के तौर पर प्रसिद्ध है, हालांकि आज भी यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था का विशेष महत्व है। और मनकामेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई इस तरह कई विशेष सिद्ध धार्मिक स्थल लखनऊ में आज भी स्थित है, जिनमें संकट मोचन हनुमान मंदिर का विशेष स्थान है, जो कि हनुमान सेतु के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भी गोमती बांध से सटा हुआ गोमती तट पर ही स्थित है। यह मंदिर गोमती तट के समीप लखनऊ विश्वविद्यालय के थोड़ा सा आगे स्थित है। यह मंदिर हिंदू संत बाबा श्री नीम करोरी जी के द्वारा विकसित किया गया था। सन 1960 में एक भयंकर बाढ़ से उस सेतु को भयंकर क्षतिग्रस्ती और मंदिर के साथ साथ लखनऊ के काफी क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया उस बाढ़ ने। परंतु हनुमान जी के पवित्र विग्रह को बाढ़ का पानी किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भूमि मंदिर के नाम आवंटित करा दी ताकि मंदिर का पुनः निर्माण हो सके। और इसी तरह एक हनुमान जी का प्राचीन सिद्ध मंदिर अलीगंज में भी स्थित है, जो इससे भी पुराना है, जो कि मुगल काल में स्थापित किया गया था और वह अपनी विशेषताओं के लिए और ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए चलिए बढ़ते हैं लखनऊ के एक विचित्र और बहुत ही प्रसिद्ध जगह पर, दिलकुशा गार्डन की तरफ। दिलकुशा गार्डन में स्थित दिलकुशा कोठी है। यह कोठी ब्रिटिश मेजर गौर औसले द्वारा सन 1805 में बनवाकर तैयार की गई थी। शुरू में अवध के नवाब के लिए हंटिंग लॉज के तौर पर प्रयोग किया जाता था इसे। बाद में इसे समर रिजॉर्ट के लिए भी प्रयोग में लाया जाने लगा और यह भी गोमती तट के किनारे पर ही स्थित है, दिलकुशा क्षेत्र के पास। लखनऊ में शिक्षा और ज्ञान के 2 बड़े विद्यापीठ लखनऊ की प्रतिभा और विकास में सहायक कई वर्षों से कार्यरत व प्रगतिशील हैं, जिनमें एक लखनऊ विश्वविद्यालय और दूसरा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय जिसकी नींव सन 1867 में रखी गई और यह प्रथम बार 1920 में पूर्ण रूप से संचालित किया गया। अतः 1921 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त हुई। वहीं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि पहले एक क्रिश्चियन कॉलेज था, इसके भी 5 वर्ष पूर्व, इसके मतलब विश्वविद्यालय के पहले 1862 में इसकी स्थापना की गई और यह पहली बार डिग्री आर्ट और साइंस के क्षेत्र में सन 1879 में शुरू की। जब लखनऊ मुगल शासकों के हाथ में था तब सन 1791 में कुछ ऐसा हुआ जिसने लखनऊ वासियों के ऊपर ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों और लोगों को प्रभावित किया। एक बेहतरीन कारीगरी का जीता जागता नमूना है जो कई सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लखनऊ की शान और शौकत को बढ़ा रहा है, जिसका निर्माण 1784 में अशफुद्दौला ने शुरू करवाया और यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ 1791 में। इसकी पहचान के अंदर, इसके अंदर निर्मित एक रहस्यमयी भूल भुलैया है जो हमेशा से लोगों की पहेली का सवाल बना रहा है। अगर कुछ अन्य स्रोतों की जानकारी को मद्देनजर रखें तो इसके अंदर
1024 रास्ते इसकी छत तक ले जाने के लिए बने, लेकिन विचलित कर देने और अचंभित कर देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से वापस आने के मात्र 2 ही रास्ते हैं, एक जो मुख्य दरवाजे पर है और दूसरा जो अंतिम पर। इस तरीके के बहुत रहस्य इसके अंदर घुसे हुए हैं। लखनऊ के कई प्रसिद्ध स्मारकों के बीच एक स्मारक जो लखनऊ की शोभा को बढ़ाता है और उसकी पहचान को भी दर्शाता है, रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा कई बार पुराने लखनऊ के मुख्य द्वार के रूप में भी इंगित किया जाता है, जो कि बड़े इमामबाड़े के समीप ही स्थित है। इसे तुर्किश गेट यानी तुर्की गेट के नाम से भी जाना जाता रहा है। इसे सन 1784 में बनवाया गया था। असफुद्दौला के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसके बगल में ही एक क्लॉक टावर यानी एक घंटा घर स्थित है, जो लखनऊ में सब बहुत पुराना है, जो कि 1881 में बनवाया गया था। यह एक नकल है बिग बैंग क्लॉक टावर की, जो लंदन में स्थित है। उसी की नकल से यह क्लॉक टावर लखनऊ में बनवाया गया और ये 200 फीट 20 फीट ऊंचा है।